Welcome back, my dear children, for the second video of redox reactions, that is named by part 2. We have finished part 1, and in part 1 we have explained exactly the reducing agent, correct, the oxidizing agent and oxidation process, as well as redox process, that what is oxidation in different terms, not only in one term, in different terms we have done, like in terms of electron transfer, in terms of increase in oxidation number, in terms of giving oxygen or removing hydrogen. So in general we have done all this in the part 1 of redox reaction. I hope that you have revised it. Today we'll start part 2. As I told you that the redox reaction, it seems to be very less in NCERT. If you check, only few pages are there, but always one question used to come from there, or maybe sometimes more than one, because the concept is very common and it's very like used in any other chapter. Okay, so today we will be covering the first part which we are taking today. It is equivalent weight of oxidizing agent and reducing agent. जैसे आपको दिख रहा है सामने इक्विवेलेंट वेट. अब जैसे ये वाला जो कॉन्सेप्ट है बेटा, इक्विवेलेंट वेट तो अपन बहुत पहले पढ़े हैं. बेसिक कॉन्सेप्ट में भी मैंने इक्विवेलेंट वेट के बारे में आपको डिटेल में बताया है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट का चैप्टर था जिसकी वीडियोस अपन ने देखी हैं. लेकिन मतलब इक्विवेलेंट वेट जो है, अभी अपन का क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन चल रहा है, तो स्पेशली हमें इक्विवेलेंट वेट काय का पढ़ना है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का हमें इक्विवेलेंट वेट अभी देखना है. तो उसका जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा है बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे आपको दिख रहा है, इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, जो भी हमारा मॉलिक्यूलर मास है, काय से डिवाइड करा है हमने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या तो जो दे रहा है लूज कर रहा है या जो गेन कर रहा है. तो इस तरह से ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट का फॉर्मूला ये है, molecular mass divided by the number of electrons gained or lost. Now I am giving you few examples of few compounds जिनका बहुत कॉमन है इक्विवेलेंट वेट और बहुत ज़्यादा आता है. जैसे कि आप अगर देख रहे होंगे तो सबसे पहले आपको ये नंबर 1 दिया है मैंने, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैमनोफोर. ये आपके सामने रखा है. ये 3 मीडियम में बहुत इंपॉर्टेंट है. इन तीनों मीडियम में आपको इसका इक्वेशन जो दिया जा रहा है, साथ में आपको काय से डिवाइड हो रहा है, ये सब मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें एग्ज़ाम में कंटिन्यूशन में आ रही हैं, आती जा रही हैं, आ चुकी हैं. जैसे एसिडिक मीडियम में जब हमने KMnO4 का इक्विवेलेंट मास निकालना चाहा, तो पहले हमें ये इक्वेशन याद होना चाहिए जो आप प्रैक्टिकल में भी करते हो, कि MnO4 नेगेटिव जो है हमारा वो जा रहा है Mn+2 में. इतनी बात समझ आई पहले? जब इतनी बात समझ आ गई तो MnO4 नेगेटिव में Mn माइनस O का -2 है तो -8 इक्वल टू -1, तो Mn का कितना है +7, और यहाँ पर Mn का कितना आ गया बेटा +2. तो कितने इलेक्ट्रॉन उसने गेन करे? 5 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. अब जो हमारे पास ऑक्सीजन है, MnO4 नेगेटिव में 4 ऑक्सीजन है. ये 4 ऑक्सीजन को कहा जाता है एसिडिक मीडियम में, जब आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो दूसरे डायरेक्शन में आप उतने ही पानी डाल दें जितने ऑक्सीजन है. तो 4 ऑक्सीजन है तो हमने यहाँ 4 पानी डाले. क्योंकि मेरी मीडियम एसिडिक है इसलिए 4 to the 8 H पॉजिटिव मुझे इस साइड डालना पड़ेगा. तो ये तो इक्वेशन बहुत काम आएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे जब रिडॉक्स और बेसिक कॉन्सेप्ट के कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं. और असल पर्पस है यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट निकालने का, तो वो 5 इलेक्ट्रॉन से आपका इक्विवेलेंट वेट निकलेगा. तो आप क्या कहोगे, ये MnO4 नेगेटिव भी मैंने दिया है, अगर चाहो खाली MnO4 नेगेटिव पूछ लो तो 119 है उसका मॉलिक्यूलर मास, और डिवाइड बाई 5 ही होएगा. लेकिन अगर हम पूरा KMnO4 देख रहे हैं तो KMnO4 का हमें मॉलिक्यूलर मास बिल्कुल रटा होना चाहिए, जो कि 158 है डिवाइडेड बाई 5. तो 158 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ KMnO4. वाई यू आर डिवाइडिंग इट बाई 5? बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो गेन करे हैं वो 5 हैं. तो ये 31.6 आ रहा है. इसको याद कर लोगे तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये कॉमन चीज़ है. अब जैसे आपको अगर देखना है इसका KMnO4 का न्यूट्रल और अल्कलाइन मीडियम में, है ना, तो न्यूट्रल मीडियम में या अल्कलाइन मीडियम में, ये जो अल्कलाइन मीडियम है ना बेटा, ये वीकली अल्कलाइन है. ठीक है, मतलब न्यूट्रल की तरह है वो. तो वीकली अल्कलाइन मीडियम अगर देखोगे तो MnO4 नेगेटिव, यहाँ पर आपको पता है कि MnO4 नेगेटिव में Mn का +7 है, और यहाँ MnO2 में यहाँ Mn -4 इक्वल टू 0, तो Mn का +4 है.
तो ये +7 से +4 में कितने इलेक्ट्रॉन का खर्चा है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे इसमें। तो ये अगर हमारे पास न्यूट्रल मीडियम आ रही है या डाइल्यूट अल्कली, वेरी डाइल्यूट अल्कलाइन मीडियम है, तो डिवाइड बाई 3 होएगा 158, जो कि 52.66 आ रहा है। इसके अलावा मैंने जो अलग जगह एक जगह और बताया था, एक चैप्टर में शायद सॉल्यूशन का था या बेसिक कॉन्सेप्ट का, जिसमें मैंने बताया था कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन मीडियम है फॉर एग्जांपल, तो उस टाइम ओनली 1 इलेक्ट्रॉन आता है, क्योंकि MnO4 नेगेटिव उस टाइम MnO4 -2 में चला जाता है। MnO4 नेगेटिव में Mn का +7 और MnO4 -2 में Mn का +6 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का खर्चा आता है, तो 158 डिवाइडेड बाई 1 उस टाइम हो जाता है। तो ये आपका अपन ने पढ़ा MnO4 का इक्विवेलेंट वेट, जो कि आपको 100% याद होना चाहिए। तो एसिडिक मीडियम में डिवाइड बाई 5 158, न्यूट्रल और वेरी डाइल्यूट अल्कली में डिवाइड बाई 3 दैट इज 52.6, एंड इफ सपोज इट इज इन स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन मीडियम देन इट इज 158 ओनली। इस तरह से ये पहला हुआ। अब हमें जैसे इक्विवेलेंट वेट सेकंड जो हमने दिया है आपको, वो K2Cr2 और 7 का इक्विवेलेंट वेट दिया जा रहा है। इसका भी इक्वेशन आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। K2Cr2 और 7 का आयोनिक लिखा, जैसे K2 हटा दिया तो Cr2 और 7 के अंदर -2 आ गया। अब ये क्रोमियम यहाँ पर आपका अगर आप करके देखोगे तो Cr2 -14 इक्वल टू -2, तो Cr2 का 12 है और एक Cr का +6 है, और यहाँ पर Cr कितना है +3, तो एक Cr में 3 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास 2 Cr हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन का खर्चा कितना आ रहा है बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन। और क्योंकि मेरे पास 7 ऑप्शन इस साइड है, तो मुझे 7 वाटर इस साइड लगाना पड़ेगा। 7 वाटर जैसे ही मैंने लगाया तो 7 टू द 14, यहाँ पर मुझे 14H पॉजिटिव आना पड़ेगा। तो इस तरह से कितने इलेक्ट्रॉन का गेन दिख रहा है, 6। तो जो भी इक्विवेलेंट मास होगा वो मॉलिक्यूलर मास याद कर सकते हो आप, 294 पूरे K2Cr2 और 7 का, 294 को डिवाइड बाई 6 करोगे तो K2Cr2 और 7 का जो इक्विवेलेंट मास है बेटा वो आएगा आपका 49। तो ये आपके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए। उसके बाद आपको जो थर्ड दिया जा रहा है वो है आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O2। ये देखिए आप, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O2। H2O2 का मैंने दोनों जगह दिया है, ये अपन के हाइड्रोजन के चैप्टर में है भी। हाइड्रोजन का जो चैप्टर है 11 का, उसमें आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के रिडॉक्स रिएक्शन बताया जा रहे हैं, एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों में दिखा रहा था वो। तो ये H2O2 अगर एसिडिक मीडियम है तो 2H पॉजिटिव और O2 में जा रहा है +2 इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखेंगे आप, एसिडिक मीडियम में 2H पॉजिटिव + O2 +2 इलेक्ट्रॉन, ये -1 से 0 में चला गया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए इसने। और अगर बेसिक मीडियम आप उठाओगे तो उसमें 2OH नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है बेसिक मीडियम, उसमें भी ये O2 में जा रहा है, मतलब वही 2 इलेक्ट्रॉन का खर्चा है। तो अपन को टेंशन नहीं लेने का है यहाँ कि H2O2 का जो भी इक्विवेलेंट मास है बेटा, जो उसका मॉलिक्यूलर मास है 34, उसको आपको डिवाइड 2 से करना है, भले आपकी मीडियम एसिडिक हो या आपकी मीडियम बेसिक हो, तो उसमें अपन को कोई टेंशन लेने का नहीं है। अब आ जाइए, अपन ने जो फोर्थ दिया है वो हमने दिया है इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। आप सब जानते हैं कि ऑक्सैलिक एसिड होता क्या है, ये सब लोग जानते हैं। C2H2O4 तो अपन ने लिखा है उसको ऐसा, लेकिन अगर आप कहोगे नहीं मैडम हमें ऐसे नहीं, हमें आप वैसे लिख के बताएं, क्या ऐसे नहीं वैसे लिख के, यानी आप हमें इसको सपोज इसका स्ट्रक्चर बताएं, तो हम जानते हैं अपन सब कि ये COOH और यहाँ डैश करके COOH है ना, ये अपना 4 ऑक्सीजन हो गए, 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। इसमें हमारे पास ये रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, दिख रहा है आपको, ये भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर जैसे एसिड का होता है ना, एसिड का बता रही हूँ, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा बिकॉज 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। या फिर अगर आपको ऐसे करना है तो ऐसे भी समझ आ रहा है, ये 2 CO2 देता है और 2 इलेक्ट्रॉन, तो डिवाइड बाई 2, तो 90/2 यू विल बी गेटिंग 45। दिस विल बी द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। इसके बाद ये तो आसान है फोर्थ का, इक्विवेलेंट वेट ऑफ फेरस सल्फेट। दिस इज वेरी इजी। इसके अंदर फेरस जो है फेरिक में जा रहा है तो वो वही रहेगा 152। फिर ये 6 काफ़ी अच्छा है ये वाला, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO2 और H3PO3 और H3PO4। यह हमें पूरे रटे होना चाहिए हर बच्चे को कि H3PO2 को हाइपोफॉस्फोरस एसिड कहते हैं, H3PO3 को हाइपो हटा दो खाली फॉस्फोरस एसिड कहते हैं, और H3PO4 को फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। तो अगेन H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, H3PO4
फॉस्फोरिक एसिड, या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी कहा जाता है। अगर आप नोट करोगे जो अपन के पास कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंट वेट का एसिड का, कि डिवाइड बाय नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, अगर बच्चा रिप्लेसेबल नहीं समझता तो उसे हर जगह 3 दिख रहा है, तो डिवाइड बाय 3 करेगा, जबकि ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। H3PO2 का डिवाइड बाय 1 होएगा, यानी सेम रहेगा इक्विवेलेंट मास और मॉलिक्यूलर मास। H3PO3 का डिवाइड बाय 2 होएगा और H3PO4 का डिवाइड बाय 3 होएगा। ये सब फॉर्मूलाज दिख रहे हैं। इक्विवेलेंट मास इसका सेम रहेगा, इसका डिवाइड बाय 2 होएगा H3PO3 का, और H3PO4 का डिवाइड बाय 3 होएगा। इसको समझने के लिए आपको बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है कि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कौन से होते हैं बेटा, वो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं, वो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं। तो H3PO2 में दिख 3 रहे, बट सिर्फ रिप्लेसेबल ये वाला है, क्योंकि इसमें पोलैरिटी डिफरेंस है, तो ये H बाहर चला जाएगा। यहाँ पर 2 OH है तो 2 H से डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर क्योंकि तीनों H O से जुड़े हैं तो डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। तो ये आपका इक्विवेलेंट वेट आ गया फेरस सल्फेट का, H3PO2 का। अब हमें एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दी जा रही है आपको सामने, आप देख रहे हैं। वो एग्जाम्पल है आपकी इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO2। आप कहोगे मैडम अभी तो हमने करा है, ये वो वाला नहीं है। ये कब है, जब मतलब एक जनरल एग्जाम्पल दी है विच कैन बी अप्लाइड एनीवेयर, दैट इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO2। देखो ये ग्रीन लाइन से मैंने क्या लिखा है, व्हेन इट अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन टू गिव PH3 एंड H3PO3। इतना प्यारा रिएक्शन है ये ग्रुप 15 में होता है। मैं चाहूँगी कि आप सब ये इक्वेशन याद ही कर लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ग्रुप 15 इस साल जो बच्चों ने 12 दिया है उन्होंने नहीं पढ़ा है, बट कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे जो प्रिपेयर कर रहे हैं नीट और IIT के, उनको तो पढ़ना ही है। तो ये जैसे इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, H3PO2 का डिसप्रोपोर्शनेशन। पहले हम 12th क्लास में भी अपन मेंशन कर चुके हैं कि डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है बेटा। डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है कि जो भी रिएक्टेंट में ऑक्सीडेशन स्टेट है, प्रोडक्ट में 2 जगह वो ऑक्सीडेशन, उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 जगह आएगा। एक जगह जो रिएक्टेंट में है उससे ज़्यादा, और एक जगह जो रिएक्टेंट में है उससे कम। अब जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे तो H3PO2 डिकम्पोज काय में हो रहा है, PH3 जिसे फॉस्फीन कहा जाता है, और H3PO3 जो कि फॉस्फोरस एसिड है। तो PH3 में अगर देखोगे 3 हाइड्रोजन प्लस है तो ये -3 आ गया। यहाँ जब आप निकालोगे तो +3 आ गया। तो +1 से ज़्यादा और +1 से कम। तो ये आपका मतलब पहले इक्वेशन मैंने समझा है व्हाट द मीनिंग ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन। नाउ हाउ यू डिटरमिन द इक्विवेलेंट मास ऑफ द कंपाउंड विच अंडरगो क्या, डिसप्रोपोर्शनेशन। तो जैसे हम जो रेडॉक्स रिएक्शन लिख रहे हैं, ध्यान से देखना, ये +1 से कहाँ में जा रहा है, -3 में, यानी यहाँ पर इसकी चार्ज घट रही है। घटती है तो क्या होता है, रिडक्शन होता है। अब ये +1 से -3, +1 से 0 और 0 से -3 यानी 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, जब जाके H3PO2 काय में कन्वर्ट होगा, PH3 में। अब आप सेकंड देखिए, H3PO2 में +1 है और H3PO3 में +3 है, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर +1 से +3 में कितने इलेक्ट्रॉन का खर्चा है, 2। तो ये 2 यहाँ पर इसने गेन करे। समझ गए आप लोग, मतलब यहाँ पर +1 से +3 बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है और यहाँ घट रहा है। जहाँ पर मतलब घटता है वहाँ रिडक्शन है, और यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखा है, बट ये +2 इलेक्ट्रॉन यानी यहाँ आएंगे। दीज 2 इलेक्ट्रॉन विल बी शिफ्टेड वेयर, मतलब देगा ये, है ना। ये एक रिडक्शन है तो एक ऑक्सीडेशन होएगा ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ 4 है और यहाँ 2 हैं, तो इक्वेट इलेक्ट्रॉन्स के नंबर तो इक्वेट होना चाहिए, तो वी मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाई 2। तो यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो टोटल कंक्लूजन ये निकला कि जो भी आपका इक्विवेलेंट मास निकालोगे H3PO2 का, जब वो डिसप्रोपोर्शनेशन कर रहा है, तो ध्यान रहेगा आपको कि आपके पास 3 H3PO2 है ना। एक H3PO2 का मोलेक्युलर मास 66 है, बट वी आर हैविंग 3, तो 3 × 66 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो दे रहा है या ले रहा है, विच विल बी इक्वल टू 4। सो यू विल बी गेटिंग द आंसर 49.5। सो आई होप माई डियर चिल्ड्रन दैट द इक्विवेलेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब स्पेशल एग्जाम्पल है ये वाली, इसको ध्यान में रखोगे अच्छी तरह। और बाकी सारी एग्जाम्पल, ऑल द एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। अब एक नेक्स्ट टॉपिक छोटा सा मैंने कर दिया था ऐसे, ताकि वो ज़रा सा कन्फ्यूजन नहीं हो बच्चे को, कि कभी कभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस ऐसे आ चुके हैं पहले, कि व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉपिक, कि जो आपको दिख रहा है यहाँ, वो टॉपिक है डिस्टिंक्शन बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब
वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो इसके लिए मैंने एक टेबल बना दिया है। ये वैलेंसी है, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर है। तो कोई पहला पॉइंट क्या दिया जा रहा है। तो कभी कभी क्या होता है बेटा कि जब मैं पढ़ा रही होती हूँ आप लिख नहीं पाते, और आपको लिखना है तो आप आराम से उसको रिविजिट कर लिया करो और लिख लिया करो। तो वैलेंसी का पहला जो आपका पॉइंट है वो क्या है, इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट मीन्स डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और डबल द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स with which an atom of the element combines। मतलब यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात समझ लो, ये ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी का जो मेन डिफरेंस है, वैलेंसी जो है वो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट था ना कि हाइड्रोजन को लिया था स्टैंडर्ड या ऑक्सीजन को लिया था स्टैंडर्ड। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर कोई साइन नहीं होता है, और ये एक चार्ज है जो कि एटम के ऊपर होती है जब वो किसी से जुड़ा होता है। जैसे मैं तुम्हें सिंपल सी एग्जांपल बताऊं क्योंकि बुकिश लैंग्वेज और मज़ा नहीं आता कभी कभी। जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा है Na2O है ना, Na2O से अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो Na का +1 है, 2 ऑक्सीजन का +2 है, तो इस वक्त ऑक्सीजन का -2 आ रहा है। और वैलेंसी भी ऑक्सीजन की 2 है, मतलब माइनस नहीं कहेंगे, लेकिन वैलेंसी फिक्स होती है, 2 ही रहेगी उसकी। लेकिन ऑक्सीजन नंबर अगर वो जुड़ रहा है H2O2 में, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गया, लेकिन वैलेंसी उसकी हमेशा -2 ही रहेगी। तो ये था पहला पॉइंट। इसी के कंटिन्यूशन में दूसरे पॉइंट भी इजीली समझ में आ जाएंगे आपको। जैसे सेकंड पॉइंट आपका है कि वैलेंसी एक नंबर है ना, उस पर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव साइन नहीं आती बेटा। जैसे पानी में वैलेंसी हाइड्रोजन की 1 है और ऑक्सीजन की 2 है, लेकिन यहाँ पर अपन ने क्या कहा था ऑक्सीडेशन नंबर में, वो एक चार्ज है, तो इट रिफर्स टू अ चार्ज, जो कि पॉजिटिव भी हो सकती है चार्ज या नेगेटिव। और यही जो मैंने अभी समझाई थी कि पानी का में ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन का -2 और हाइड्रोजन का +1। उसके बाद एक बड़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर ये वाला पॉइंट, ये सब स्टेटमेंट के हैं, ध्यान रखना ये सब स्टेटमेंट में आएंगे कि जैसे वैलेंसी कैन नॉट बी 0, वैलेंसी कभी भी 0 नहीं हो सकती, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 हो सकता है। जैसे अगर आप CH2Cl2 लोगे, 2 हाइड्रोजन का +2, 2 Cl का -2, तो कार्बन का इस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो सकता है, लेकिन वैलेंसी कभी भी 0 नहीं हो सकती ना, वैलेंसी 0 इज़ नॉट पॉसिबल। उसके बाद वैलेंसी इज ऑलवेज अ होल नंबर, वैलेंसी फ्रैक्शन में नहीं होती है, वैलेंसी हमेशा फुल होती है। मतलब क्योंकि वैलेंसी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन जो आउटर शेल में दे रहा है या जो ले रहा है ऑक्टेट कंप्लीट करने की, तो आधा इलेक्ट्रॉन और 1/4 इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। वैसे ऑक्सीडेशन नंबर भी बेटा फ्रैक्शन में नहीं होता है, लेकिन बाय कन्वेंशन उन्होंने करा हुआ है। जैसे लिखा है नो एलिमेंट कैन हैव अ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट, बट इफ इन अ कंपाउंड द सेम एलिमेंट एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो फिर उसको वो एवरेज ले लेते हैं। वैसे वो एक्चुअली गलत है। जैसे क्या मतलब, जैसे मान के चलो Fe3O4 की एग्जांपल दी हुई है। अब इसमें क्या करा, Fe3 और ये O का -2 है, 4 है -8, तो Fe3 इक्वल टू -8, तो एक Fe का 8/3, बट एक्चुअल कॉन्सेप्ट दिस इज नॉट करेक्ट। मैं बताऊं क्यों, क्योंकि नॉर्मली बेटा Fe3O4 इस तरह से नहीं आता है। Fe3O4 तो ये कहा जाता है ये मैग्नेटाइट है, इसको तो यूँ डिवाइड करा जाता है कि ये बना है FeO से और काय से बना है Fe2O3। और ये IIT एडवांस का क्वेश्चन बन के आ चुका है ये चीज़ कि Fe3O4 में ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का क्या है, तो उसमें ये वाला ऑप्शन था ही नहीं 8/3। तो ये तो एक कन्वेंशन से करा है, बट ये करेक्ट नहीं है, बिकॉज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 8/3? 8/3 इलेक्ट्रॉन तो भाई होल नंबर होएगा ना। तो अगर कोई आपसे पूछे कि Fe3O4 जिसे मैग्नेटाइट कहते हैं, इसमें आयरन का ये IIT एडवांस का 2012 का क्वेश्चन आया था। तो Fe3O4 में आयरन की वैलेंसी 2 है, +2 फेरस ऑक्साइड एंड +3 फेरिक ऑक्साइड। उसके बाद फिफ्थ जो लास्ट अपन ने डिस्टिंक्शन जो कर रहे हैं, लास्ट पॉइंट उसमें दिख रहा है हमें, फिफ्थ, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज फिक्स्ड इन ऑल इट्स कंपाउंड्स, है ना। वैलेंसी हमेशा फिक्स होती है। जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया कार्बन की 4 है, लेकिन ऑक्सीजन नंबर डिफरेंट है, पहले भी अभी बता चुके हैं। जैसे कार्बन का -4 है मीथेन में, लेकिन -3 है ईथेन में, और इस तरह से बहुत से वैरायटी मिल जाएगी आपको ऑक्सीजन नंबर की। तो मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। जो बच्चे मतलब याद है जिनको, वो रिविजिट करके 2-3 दफ़ा देख लोगे तो तुम्हें रट जाएगा, और जिनको लिखना भी है तो आप रिविजिट करोगे तो आपको आराम से। और अभी भी मैंने मतलब सामने रखा हुआ है आपको थोड़ी देर के लिए, ताकि अगर आपको कोई भी मेन पॉइंट लिखना है तो यू कैन राइट इन योर नोट्स, सो यू विल बी एबल टू रिवाइज इट अगेन।
तो जैसे पहला वाले में इतना लंबी की जरूरत नहीं है, बस कंबाइनिंग कैपेसिटी करके, और यहाँ चार्ज जो एटम की होती है जब वो कंबाइन स्टेट में होता है, ऐसा कर सकते हो। सेकंड में इसका ये नंबर है, इसका कोई साइन नहीं होता, इसमें साइन होता है। ये 0 नहीं हो सकती, वो 0 हो सकता है। ये होल नंबर है, वो फ्रैक्शन में हो सकता है, बट कन्वेंशन से कहा गया असल नहीं है। और आखिर में वो फिक्स होती है और ये चेंज होता है डिपेंडिंग अपॉन द कंपाउंड या एटम जिससे वो अटैच है। अब एक बहुत आसान चीज़ है, वो तो खैर ऐसी दे दी मैंने कि बाय द वे कभी कभी आसान चीज़ अपन की आ जाती है जो एनसीईआरटी में अपन ने पढ़ी होती है और अपन छोड़ देते हैं। जैसे क्या दिख रहा है आपको सामने, स्टोक नोटेशन। स्टोक नोटेशन क्या था, एक साइंटिस्ट था स्टोक, उसने एक नया मेथड बनाया कि कंपाउंड को पढ़ने का तरीका या लिखने का तरीका। जैसे ये है ना Cu2Cl2, अपन जानते हैं यहाँ कॉपर की वैलेंसी +1, ये क्यूप्रस क्लोराइड है, तो कॉपर की +1 तो उसने कहा ऐसे लिखो Cu2 और मेटल की वैलेंसी रोमन न्यूमरल में लिख दो और फिर Cl2। तो कोई खास चीज़ नहीं है, बट है थी, मतलब स्टोक साइंटिस्ट था, उसने काम करा था। अब जैसे Mn2 और 7 है, हमें खुद दिख रहा है कि मैंगनीज की वैलेंसी यहाँ 7 है, तो Mn2 लिखा, फिर Mn की 7 लिखी रोमन में और फिर O7 लिख दिया। तो दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग अबाउट लाइक साइंटिस्ट स्टोक ने करा था। ये किस नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है स्टोक नोटेशन के नाम से ये जाना जाता है। तो ये कोई बहुत मतलब टफ चीज़ नहीं है, बट है अच्छी चीज़ है, मतलब आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद अब आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है जो कि यहाँ सामने आपको दिख रहा है। टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, पहले भी आ चुके हैं। जैसे ये अपने 10th में भी पढ़ा है, ये 3 तो कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट। बट यहाँ पर थोड़ा सा रेडॉक्स, अगर कॉम्बिनेशन रेडॉक्स है तो कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग हो जाएगा। तो पहला मैंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिखा है जिसमें A + B क्या दे रहा है हमें, C। यानी देखो कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट क्या था कि 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म 1 प्रोडक्ट। ये कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन याद करो, 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म 1 प्रोडक्ट। तो ये तो समझ में आ गई। लेकिन ये रेडॉक्स कब होएगा, इसे रेडॉक्स हम मतलब रेडॉक्स कॉम्बिनेशन हम कब कहेंगे इसे, जब या तो A, ठीक है, या B या दोनों, या A या B या दोनों एलिमेंटल फॉर्म में होंगे। एलिमेंटल मतलब एलिमेंट में, कंपाउंड फॉर्म में नहीं होंगे, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, फॉर दिस रिएक्शन टू बी अ रेडॉक्स रिएक्शन ईदर 1 और बोथ A and B मस्ट बी इन द एलिमेंटल फॉर्म। जैसे इसके अंदर बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, जैसे कंबशन रिएक्शन है। हम सब जानते हैं कि कंबशन में O2 होता है कि नहीं होता, ये सब लोग जानते हैं। तो कंबशन में जो O2 है वो एलिमेंटल फॉर्म में है, इसलिए सारे कंबशन रिएक्शन जो है वो क्या हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। नाउ द एग्जांपल्स, C + O2 गिव्स CO2, ये दोनों एलिमेंटल फॉर्म में है, कार्बन। मीथेन + 2O2 गिव्स CO2 + 2H2O। यहाँ पर 2 और मोर देन 2 रिएक्शन कंबाइन टू फॉर्म 1 प्रोडक्ट। आप कहोगे मैडम यहाँ 1 प्रोडक्ट नहीं है, बट ये एग्ज्यूम कर रहे हैं कि जैसे ये गैस है तो चलेगी सपोज। तो यहाँ पर वैसे ये मतलब एज्यूम करो या नहीं करो, कि समझाना मुझे एलिमेंटल फॉर्म था, यहाँ एलिमेंटल फॉर्म है। वैसे असल देखा जाए तो ये कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि 1 प्रोडक्ट उसमें अपन पढ़ते थे 10th में कि 1 प्रोडक्ट जहाँ बनता है। अब सेकेंड आ रहा है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको क्या होता है बेटा, आपने पढ़ा है कि जब एक रिएक्टेंट डिकम्पोज होके 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट देता है तो इसे हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यही डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपका कब बन जाएगा रेडॉक्स, जब हम जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें से दोनों या तीनों या कम से कम एक एलिमेंटल फॉर्म में होए। तो देखो क्या लिखा गया है डेफिनेशन में, पहले इक्वेशन दे रहा है A, एक रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर 2 प्रोडक्ट दे रहा है। अब देखो क्या लिखा है, फॉर दिस रिएक्शन टू बी अ रेडॉक्स रिएक्शन 1 ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी इन एलिमेंटल फॉर्म। 2 में से कम एक जो है वो एलिमेंटल फॉर्म में होना ज़रूरी है। जैसे ये आपके पास वाटर है, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, डिकम्पोज करोगे तो बाई इलेक्ट्रिसिटी तो क्या देगा, 2H2 + O2। तो एक रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट दिए 2, लेकिन दोनों ही एलिमेंटल फॉर्म में, तो बढ़िया डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन है। ऐसे ही आपका पोटेशियम क्लोरेट है, KClO3, ये डिकम्पोज हो गया, आपको क्या दे रहा है, KCl और O2 दिख रहा है। यहाँ पर भी ये तो कंपाउंड फॉर्म है, बट दिस इज एलिमेंटल फॉर्म, तो दिस इज ऑल्सो कंसिडर एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बट जैसे ये थर्ड एग्जाम्पल बहुत ही प्यारी एग्जाम्पल है,
देखो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। अपन 10 से पढ़ते चले आ रहे हैं कि ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। हाँ है भाई, बट थर्मल डिकम्पोजिशन रिडॉक्स नहीं है, क्योंकि जो प्रोडक्ट बन रहा है आपके पास वो दोनों ही कंपाउंड फॉर्म में। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोथ ऑफ देम आर इन द कंपाउंड फॉर्म, सो इट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन बट इट इज नॉट व्हाट, डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन ये नहीं माना जाएगा। उसके बाद आपके पास आएगा थर्ड टाइप का जो रिएक्शन है वो हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसमें बड़ा अच्छा है, दो तरह के डिस्प्लेसमेंट हैं, एक है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोनों अपन ने पढ़े हुए हैं लेकिन बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपका वही जो 9 से पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है उसके एक्वस सॉल्यूशन से। तो अब ये बेस्ट एग्जांपल क्या है, कॉपर सल्फेट और जिंक ले लिया। एक्टिविटी सीरीज में जिंक इज अबव कॉपर, यानी जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट विल डिस्प्लेस कॉपर एंड यू विल बी गेटिंग द रिएक्शन Zn plus CuSO4 gives ZnSO4 plus कॉपर। यहाँ पर ब्राउन डिपॉजिट दिख जाएगा, ब्लू कलर कॉपर सल्फेट का कन्वर्ट हो जाएगा कलरलेस जिंक सल्फेट में। तो ये एक मेटल ने दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करा है। ऐसे यहाँ जैसे अल्यूमिनियम Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड है, अल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन क्रोमियम, उसने उसको डिस्प्लेस कर दिया है और आपके पास Cr बाहर आ गया और Al2O3 आपका निकल गया। तो यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि जिंक और अल्यूमिनियम जो है these are better reducing agent than copper and chromium, जब भी उन्होंने उनको डिस्प्लेस कर दिया। तो आई होप माई डियर चिल्ड्रन that it is clear and you understood the first type, that is metal displacement reaction. Next will be non-metal displacement reaction। ठीक है, non-metal displacement reaction। अब यहाँ पर नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट दिखेगा, बड़ा अच्छा है ये भी। क्या लिखा है, हेयर अ मेटल और अ नॉन मेटल, या मेटल या नॉन मेटल डिस्प्लेसेस एन अदर नॉन मेटल, मतलब नॉन मेटल को हटाया जाएगा, डिस्प्लेस करेंगे। उसको हटाने के लिए या तो मेटल भी हटा सकता है उसको, या नॉन मेटल भी हटा सकता है। इसमें मैंने अलग से आपको 3 पॉइंट दिए हैं एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखो फर्स्ट पॉइंट, ऑल अल्कली मेटल्स, सारे ग्रुप 1 के यानी अल्कली मेटल्स, एंड सम ग्रुप 2 मेटल्स जैसे कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, नीचे वाले जो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एबिलिटी होती देने की उनमें, यानी वो क्या होते हैं, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगेन ऑल अल्कली मेटल्स एंड सम ग्रुप 2 मेटल्स लाइक कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम, दे आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये बहुत ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी है इनमें। दे डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम, कितनी बढ़िया लाइन है, फ्रॉम कोल्ड वाटर, मतलब कोल्ड वाटर में से हाइड्रोजन हटाना बहुत मुश्किल होता है बेटा, लेकिन ये इतने रिएक्टिव होते हैं कि ये ठंडे पानी में, ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन के सारे आ चुके हैं, ठंडा पानी, गर्म पानी, स्टीम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक में। तो मैं फिर से बता रही हूँ कि जितने भी अल्कली मेटल्स हैं या ग्रुप 2 के जो मेटल्स हैं यानी कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, दे आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, दे डिस्प्लेस द नॉन मेटल हाइड्रोजन इवन फ्रॉम कोल्ड वाटर। एंड द वेरी कॉमन रिएक्शन जो आप 10 में पढ़ते चले आ रहे हैं कि सोडियम है, ये ठंडा पानी है जैसे, अगर तो यहाँ से सोडियम इतना रिएक्टिव है कि हाइड्रोजन को हटा देगा और NaOH के साथ हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकल जाएगा बाहर, H2 गैस के फॉर्म में इवॉल्व होएगा जो कि बर्न होएगी विद द पॉप साउंड। तो अगेन आई रिपीट, रिमेंबर ऑल अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 मेटल है कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और कुछ लोग अल्यूमिनियम को भी कहते हैं, ये सब हाइड्रोजन को निकालते हैं काय में से, कोल्ड वाटर में से। अब देखो सेकंड, लेस एक्टिव मेटल। अब लेस एक्टिव मेटल कौन से हैं, उसमें अपन को 2 याद कर लेते हैं, एक मैग्नीशियम और एक आयरन। प्लीज रिमेंबर दीज 2, मैग्नीशियम एंड आयरन। ठीक है, तो लेस एक्टिव मेटल लाइक मैग्नीशियम एंड आयरन रिएक्ट विद व्हाट, दे रिएक्ट विद स्टीम। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टीम, कुछ बुक्स में मतलब ऐसा भी लिखा है वो मैं बता रही हूँ, जैसे मैग्नीशियम को लिखा है बॉइलिंग वाटर से रिएक्ट करता है और आयरन का लिखा है स्टीम में, और कुछ बुक में डायरेक्ट स्टीम लिखा है क्योंकि बॉइलिंग वाटर स्टीम जैसे ही बिहेव करेगा। लेकिन तुम जब भी समझ लो कि मैग्नीशियम हॉट वाटर में डिजोल्व हो जाता है और आयरन हॉट वाटर में भी नहीं होता, वो स्टीम में ही होता है, और वहाँ से वो H2 गैस को मतलब ये हटाते हैं, डिस्प्लेस करते हैं। अब जैसे मैग्नीशियम प्लस 2H2O, G क्यों लिखा है, क्योंकि बॉइलिंग वाटर है या स्टीम है,
तो इससे रेफरेंस दे रहे हैं। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और H2, बट मैग्नीशियम कोल्ड वाटर में से H2 नहीं हटा सकेगा। तो ग्रुप 1 सारे अल्यूमिनियम और ग्रुप 2 का कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, दे कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वेयर, फ्रॉम कोल्ड वाटर, मैग्नीशियम फ्रॉम बॉइल्ड वाटर एंड आयरन फ्रॉम स्टीम। आयरन का इक्वेशन आपको याद होएगा, जो आप आयरन का इक्वेशन पढ़ते थे कि ये वाला, जैसे ये आयरन है आपका, इसको जब आप वाटर से रिएक्ट करेंगे तो यहाँ 4 लगाना पड़े थे अपन को, और यहाँ 3 आयरन होता है हमारा, तो हमें मिला था Fe3O4 प्लस 4H2। तो यहाँ पर वाटर के वहाँ क्या लगाएंगे, G लगाएंगे, इंडिकेटिंग कि स्टीम है ये। तो आई होप इट इज क्लियर माय डियर चिल्ड्रन। नाउ द नेक्स्ट थर्ड, many metals including those which do not react with cold water, बहुत से मेटल्स उनमें से वो भी जो कोल्ड ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करते, आर कैपेबल ऑफ डिस्प्लेसिंग H2 यानी डाईहाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। मतलब बहुत से ऐसे हैं जो ठंडे पानी में से नहीं निकालते, लेकिन एसिड बहुत रिएक्टिव होता है, उसमें से निकाल लेते हैं, जैसे जिंक है। अब जिंक ठंडे पानी में से नहीं निकालता है H को, लेकिन एसिड में से हटा देता है और ये H बाहर आ गया ZnCl2। मैग्नीशियम ठंडे पानी में से H नहीं निकालता, लेकिन एसिड से रिएक्ट करके निकाल देता है, और बहुत से ऐसे हैं। अब जैसे मेटल जैसे कैडमियम है, जिंक है, विच डू नॉट रिएक्ट विद स्टीम, ये स्टीम से रिएक्ट नहीं करते, ऑल्सो रिएक्ट विद एसिड्स टू डिस्प्लेस H2। समझ गए? उसके बाद हमारे पास एक आएगा बहुत ही लेस रिएक्टिव मेटल, आप सब जानते हैं, सब लोग इसमें प्लेटिनम नहीं लिखा है, बट इसमें प्लेटिनम भी आ सकता है। जैसे बहुत ही लेस रिएक्टिव मेटल जैसे क्या है, सिल्वर है, गोल्ड है, डू नॉट रिएक्ट इवन विथ डाइल्यूट HCl, मतलब इतने ज़्यादा लेस रिएक्टिव है कि इवन डाइल्यूट HCl से भी ये नहीं रिएक्ट करते। अब आपका आ रहा है रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स। इसी में मतलब ये वाले ही पॉइंट में अपन ये पढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये सब जो पढ़ा है, नॉन मेटल ने डिस्प्लेस करा मेटल, या नॉन मेटल में ने नॉन मेटल को डिस्प्लेस करा है। तो नॉन मेटल्स की कुछ जो खास नॉन मेटल्स हैं उनकी अपन वो बता देते हैं अपन आपको, उनकी रिएक्टिविटी पढ़ना है अपन। तो काय पे रिएक्टिविटी, देखो मेटल्स की रिएक्टिविटी उनकी रिड्यूसिंग एबिलिटी भी आती है, आप सब जानते हैं कितना पावर है मेटल का कि रिड्यूस करे, और नॉन मेटल की जो रिएक्टिविटी है वो उसके ऑक्सीडाइजिंग पावर पे डिपेंड करती है। तो क्या लिखा है मैंने, देखो डिपेंड अपॉन देयर ऑक्सीडाइजिंग पावर। अब इसमें जो सबसे बेस्ट है आपका, सबसे बेस्ट जो नॉन मेटल्स हैं हम सब जानते हैं वो हेलोजन्स होते हैं। तो हेलोजन्स का जो रिएक्टिविटी है बेटा, उसको तुम लोग सब मेरे साथ याद कर लो। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन और देन आयोडीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये जो आपको लिखा है मैंने, ये आपको रटा होना चाहिए, और बहुत सौ को आता ही होगा ये कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का है बेटा, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन्स है। अब इसमें कहा जाता है कि फ्लोरीन इतना ज़्यादा रिएक्टिव है, इतना ज़्यादा कि मतलब हेलोजन क्या करते हैं कि एक मोर रिएक्टिव हेलोजन डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव हेलोजन को, लेकिन फ्लोरीन इतना ज़्यादा रिएक्टिव है, सबसे ज़्यादा, कि वो इवन हाइड्रोजन पानी में से O2 को भी निकाल देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये लाइन बुक को रट लो दिमाग में कि F2 इज सो रिएक्टिव दैट इट इवन डिस्प्लेसेस कौन, O2 फ्रॉम वाटर, O2 को भी पानी में से हटा देता है। और ये इक्वेशन भी अपन रटेंगे सब लोग कि 2F2 प्लस 2H2O गिव्स 4HF प्लस O2। और इसीलिए ये लाइन लिखी हुई है मैंने बहुत अच्छी तरह यहाँ कि अगर आप फ्लोरीन ले रहे हैं और साथ में आप KCl ले रहे हैं, जैसे आपने ये वाला इक्वेशन लिया है, सपोज कोई बच्चा ये ले रहा है फ्लोरीन और ये ले रहा है 2KCl, है ना, तो उसको पता है कि फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो Cl को हटा देगा, लेकिन ये एक्वस सॉल्यूशन में आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बेटा? क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में फ्लोरीन खाली Cl को नहीं हटाएगा बल्कि पानी में से O2 को भी हटा देगा, तो सब इंटरफेरेंस हो जाएगा, इंटरफेयर होने लगेगा। इसलिए क्या लिखी है लाइन कि ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि पानी में से O2 को भी हटा देता है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ किसके, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन यूजिंग फ्लोरीन आर नॉट कैरीड आउट इन एक्वस सॉल्यूशन। कितनी अच्छी लाइंस हैं ये, सारी की सारी लाइंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो बेटा, क्योंकि ये सब लाइंस में तुम्हें बता दूँ ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में आती रहती हैं। इसके बाद एक बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है ये 2 और 3 जो लिखे हैं। क्लोरीन का रिएक्शन KBr से और क्लोरीन का Ki से, KCl और KCl
और ब्रोमीन और आयोडीन दे रहा है। यहाँ मैं क्यों इसकी इंपॉर्टेंस बता रही हूँ, वैसे तो नॉर्मल है कि क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन Br, तो वो Br को डिस्प्लेस कर देगा और ये ब्रोमीन का कौन सा लेयर बन जाएगा बेटा, ये आपको पता होना चाहिए कि ब्रोमीन का ये आपका ऑरेंज लेयर बनता है। तो ये ब्रोमीन का आपका ये ब्रोमीन जो हमारा है इसका ऑरेंज लेयर बनेगा। मतलब आपको यहाँ पर कैसे समझ में आएगा कि आपने जैसे एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें आपने ब्रोमाइड का कोई सॉल्ट ले लिया, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब है मेरा, इसमें मैंने ब्रोमाइड का सॉल्ट लिया है। यहाँ पर ब्रोमाइड का सॉल्ट जो है वो कलरलेस है, इसमें मैंने क्लोरीन वाटर डाला और शेक करा, तो क्लोरीन ने अपना काम कर दिखाया, यानी KBr जैसे लिया है, जो सभी सॉल्ट उसमें से Br को हटा दिया। तो नीचे मुझे जब मैं शेक करूँगी तो नीचे मुझे क्या दिखेगा, ऑरेंज लेयर। तो इसलिए उसको लेयर टेस्ट कहा जाता है या क्लोरीन वाटर टेस्ट के नाम से भी ये जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरीन ने ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दिया, ब्रोमाइड को उसके एक्वस सॉल्यूशन से, मतलब ये यहाँ जो है ये आपका एक्वस सॉल्यूशन है ना, और ये वाला भी जो आपका है ये एक्वस सॉल्यूशन से हटाया है। तो ये आपको ब्रोमीन का एक ऑरेंज लेयर दिखा, और ये आयोडीन तो उसी कलर से बना हुआ है। आयोडीन का जो लेयर है वो किस जगह दिखेगा, वायलेट कलर का लेयर दिखेगा नीचे। ये केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसमें हम ब्रोमाइड और आयोडाइड का डिटेक्शन करते हैं। इस टेस्ट का नाम है क्लोरीन वाटर टेस्ट, या इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम क्लोरीन वाटर टेस्ट भी है और इसका नाम लेयर टेस्ट भी है, क्योंकि उसके अंदर 2 लेयर बनते हैं। और इसी तरह से हमें मतलब ये क्वेश्चन आ चुका है, असल में इसलिए मैं इसकी कर रही हूँ, और जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं ना 100% वो सब चीज़ें आ चुकी हैं, इसलिए उन पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने कितने रिएक्शंस पढ़ लिए अभी तक, आपने कॉम्बिनेशन रेडॉक्स पढ़े, आपने डिकम्पोजिशन रेडॉक्स पढ़े, आपने डिस्प्लेसमेंट पढ़े। अब एक लास्ट रिएक्शन अपना आ रहा है, उसका नाम है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो लास्ट रिएक्शन जो हमारा है वो क्या दिखा रहा है हमें, क्या दिख रहा है हमें, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसमें क्या कहा जाएगा, अभी आप पढ़ चुके हैं H3PO2 का मैंने बता दिया था आपको, तो उसी हिसाब से मैं फिर से बता रही हूँ। अगर सेम स्पीशी इज साइमल्टेनियसली, देखो क्या लिखा है, ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड। अगर सेम स्पीशी ऑक्सीडाइज भी हो रही है और रिड्यूस, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है। अभी तो मैंने H3PO2 की एग्जाम्पल अपन सबने साथ की थी। अब जैसे ये 2H2O2 है, 2H2O2 का भी बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, 2H2 और O2 दे रहा है। यहाँ H2O2 में हम सब जानते हैं पेरोक्साइड है, ऑक्सीजन का -1 होता है, पानी में ऑक्सीजन का -2 है और O2 में 0 है। तो आपने खुद देख रहे हैं कि -1 से ऑक्सीडेशन नंबर प्रोडक्ट में बढ़ा है, O2 में 0 हुआ और घटा पानी में -2 हुआ। तो दिस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टुगेदर। डिस्प्रोपोर्शन को ये भी कह सकते हैं ना, रिएक्शन वेयर बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेकिंग प्लेस एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली। अब इसमें आप देखिए -1 से 0, मतलब -1 से 0 हो रहा है, तो ये H2O2 का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ बढ़ रहा है। जहाँ पर बढ़ रहा है वो क्या होता है बताओ, जब बढ़ता है तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और -1 से -2 यानी रिड्यूस हो रहा है। समझ गया इस तरह। ऐसे ही इक्वेशन बहुत बढ़िया इक्वेशन है, सेकंड वाला आपको जो इक्वेशन है ना, ये बहुत इक्वेशन अच्छा है। क्लोरीन दिख रहा है आपको +2OH नेगेटिव कोल्ड कंडीशन में, ये इक्वेशन बहुत ही बढ़िया इक्वेशन केमिस्ट्री का माना जाता है। इसको मैं आपको अलग से भी समझाना चाहूँगी, इसको मतलब बगैर आयोनिक इक्वेशन के भी मैं आपको लिखवाना चाहूँगी। यहाँ देखो ये क्लोरीन है, जैसे आपके पास ये ग्रुप 17 P ब्लॉक में पढ़ाते थे ये। इसमें जब हम NaOH डालेंगे, NaOH कौन सा कंडीशन, ये कंडीशन में बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, कोल्ड और मतलब हॉट। तो कोल्ड कंडीशन में जब हम इसको ले रहे हैं तो हमने देखा कि ये NaCl देगा, मतलब ये कंप्लीट इक्वेशन बता रही हूँ, प्लस NaClO देगा, प्लस क्या देगा, ये वाटर देगा। तो NaCl प्लस NaClO प्लस वाटर, कोल्ड कंडीशन में क्लोरीन गिव्स सोडियम, मतलब NaCl और NaClO या NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोरस, यू नो दिस एसिड HClO, यू नो हाइपोक्लोरस एसिड, उसका ये सॉल्ट है। तो जब वो कोल्ड कंडीशन में क्लोरीन रिएक्ट करता है अल्कली से, तो हाइपोक्लोरस एसिड का सॉल्ट देता है जो कि NaClO है, सोडियम हाइपोक्लोरस। और अगर ये वाला इक्वेशन
देखो ये इसको हमने उसमें लिख दिया है आयोनिक फॉर्म में, तो Na हटा दिया, ClO नेगेटिव, यहाँ Cl-1, ये 0 से बढ़ा भी और घटा भी। लेकिन ये जो लाइन लिखी है इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस रिएक्शन डिस्क्राइब्स द प्रिपरेशन ऑफ हाउस होल्ड ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट जो है उसको ये बता रहा है कि ब्लीचिंग एजेंट जो अपना घर में यूज करते हैं उसका ये प्रिपरेशन का इक्वेशन है, बिकॉज क्लोरीन वाटर और ये पूरा का पूरा जो है ये आ चुका है। ये हेयर हाइपोक्लोराइट ClO नेगेटिव आयन एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट, बट साथ में क्लोरीन भी ले लेते हैं। ये सारे के सारे, जैसे एक दफा क्वेश्चन आते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का कॉम्पोजिशन क्या है, तो उसमें ये भी रहेगा, क्लोरीन भी रहेगा, पानी भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। अब इसके बाद जो थर्ड रिएक्शन है वो भी बहुत ही बढ़िया रिएक्शन दिख रहा है मुझे, थर्ड वाला भी देखो, 3Cl2 + 6OH नेगेटिव हीट। इसका अगर अपन आयनिक इक्वेशन लिखेंगे, लिखा हुआ है इसके अंदर, हम वो वाला लिखेंगे अगर, तो हम कह रहे हैं क्लोरीन प्लस NaOH, 3Cl2 + NaOH, एरो पे हम डेल्टा अगर लगा रहे हैं तो हमें बेटा NaCl मिल रहा है, ठीक है, प्लस हमें NaClO3 सोडियम क्लोरेट ये मिलेगा और प्लस वाटर, तो उसी का हमने आयनिक इक्वेशन यहाँ डाला है। लेकिन ये भी एग्जाम्पल है एक बढ़िया डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की। ब्रोमीन एंड आयोडीन ऑल्सो अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन लाइक क्लोरीन, बट फ्लोरीन डज नॉट, क्योंकि फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसमें कोई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप डिस्प्रोपोर्शन शो कर रहे हो तो फ्लोरीन का 0 है, 0 से बढ़ा भी तो होना चाहिए ना, तो वो इसलिए ध्यान रखना इस लाइन पे भी कि फ्लोरीन डज नॉट अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बिकॉज इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसका कोई भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता। लेकिन फ्लोरीन, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जैसे कहने का मतलब ये कि Cl2 दिख रहा है तुम्हारा कोल्ड के साथ अल्कली, ऐसा ब्रोमीन भी कर सकता है कोल्ड अल्कली के साथ, ऐसा आयोडीन भी कर सकता है, सेम प्रोडक्ट निकलेंगे। लेकिन फ्लोरीन नहीं करेगा। लेकिन अगर नहीं करेगा तो उसके अलावा भी एक बढ़िया रिएक्शन दिया जा रहा है, यह आपको देख लेना है अच्छी तरह। वो इस तरह से बिहेव करेगा, जब वो अल्कली में डलेगा तो वो 2F नेगेटिव देगा, OF2 देगा और वाटर देगा। मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, बिल्कुल रट डालो उसको। ये सब आ चुका है एग्जाम में, ये सब बहुत कॉन्सेप्चुअल और बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको पढ़ाया गया है, इसमें एक एक पॉइंट मैंने इंक्लूड करा है। तो अब देखो अब कितना बढ़िया है। अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाता है तो अपन बैठ जाएंगे कि नहीं हमने तो पढ़ा ही नहीं, क्योंकि NCERT में तो शायद अब नई वाली में है, पुरानी में नहीं था। तो फ्लोरीन को अगर अल्कली से करेगा आप रिएक्ट तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं होएगा, सोडियम फ्लोराइड मिलेगा, ये जो भी अल्कली है, और OF2 द मेन पार्ट मुझे ये लगा कि OF2 निकलेगा, जो कि बिल्कुल एक नया कंपाउंड है जो कि अपन ने सोचा भी नहीं है कि निकलेगा। तो ये आपका इस तरह से मैं आपसे कह सकती हूँ कि ये रिडॉक्स का पार्ट 2 हमारा खत्म हुआ है। इसमें हमने टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन सारे डिस्कस करे हैं। देखो आप डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इन डिटेल, इसके अंदर हमने डिस्प्लेसमेंट दोनों तरह के लिए हैं, मेटल डिस्प्लेसमेंट भी और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट भी। इसमें हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिया है, स्टोक नोटेशन और डिफरेंसेस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आ चुका है। सारी ही चीज़ें आ चुकी हैं, इतने सालों से चल रहे हैं पेपर। और ये वाला भी बहुत अच्छा है, 7th वाला H3PO2 का इक्विवेलेंट वेट। अगर कभी भी किसी चीज़ का जो डिस्प्रोपोर्शनेशन कर रही है तो आपको दोनों रिएक्शन देख के सम अप ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करना है मॉलिक्यूलर मास को। फिर H3PO2 का भी कोई आसान तो है, लेकिन मतलब इंपॉर्टेंट बहुत है कि एक में 3 से करते हैं, H3PO4 में, H3PO3 में 2 से करते हैं डिवाइड, और H3PO2 में सेम रहता है। ऐसे ही आपका ऑक्सैलिक एसिड और H2O2 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका केमिनोफोर का एसिडिक अल्कलाइन और न्यूट्रल और K2Cr2O7 का था। तो इस तरह से ये मेरा पार्ट 2 रिडॉक्स का ख़त्म हुआ है। मैंने पार्ट 3 स्पेशली अलग से दूंगी क्योंकि उसमें पूरा टाइट्रेशन वगैरह भी है, और अगर बहुत बड़ा हो जाता है एक सेशन तो आप परेशान भी हो जाते हैं, इसलिए अपन ने ये सेशन यहीं ख़त्म कर रहे हैं। लास्ट वीडियो आएगी रिडॉक्स की पार्ट 3, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। उसमें बहुत ही स्पेशल केसेस दिए जाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर के, जो सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं। उसमें टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जाएंगे, और साथ में आपको उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट जो है आप सब जानते हैं कि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री भी आता है, तो उसके हिसाब से ये वो भी आएगा। मतलब वही जो अपन बता रहे हैं ना टाइट्रेशन, वो सब प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट होएगा।
So I am very happy that you are attending the classes, and you please continue attending all my lectures. Some times if suppose you have dilemma in any other lecture, तो हमारा main courses भी चलना है, और आप बहुत मतलब I wish all the best to all my dear children कि आप क्रैक कर जाओ IIT JEE और नीट को बहुत ही बढ़िया स्कोर से, तो मतलब मज़ा आ जाएगा आपको भी, and you feel very very confident. So all the best from Dr. Amina, HOD Chemistry, Dr. Amina classes. Please don't forget to subscribe the channel and share it with many more. Bye.